हॉरर कहानियाँ थी। खूनी गुड़िया। वो आवाज। आधी रात का वक्त हो चुका था। पड़ोस वाले घर से फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और साथ में उसी घर में रहने वाली देवकी नाम की औरत की लोरी गाने की आवाज भी। ये आवाज सुनते ही राधिका डर से थर थर कांपने लगी। उसने जल्दी से गहरी नींद में सोए अपने पति केशव को जगाया। केशव उठो, देखो ना, फिर से किसी की लोरी गाने की आवाज आ रही है बाजू वाले घर से। क्या हुआ राधिका? क्यों परेशान हो रही हो? अरे कोई आवाज नहीं आ रही यार। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देव की लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। अरे कोई मूवी देख रहा होगा, उसकी आवाज होगी। देवकी और उसके पति मोनिश ने बताया ना कि उनके बच्चे नहीं होते। उस घर में कोई बच्चा नहीं है। अब ना तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देव की लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। राधिका हैरान थी कि आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई क्यों देती थी। लेकिन जब उसके पति केशव ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन राधिका के कानों में किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज गूंजने लगी। राधिका बुरी तरह से डर गई थी। अगली सुबह मैं दुकान जा रहा हूँ। आज माल खत्म हो रहा है दुकान में। इन दिनों पता नहीं क्यों लोग जमकर खिलौने खरीद रहे हैं। आज बड़े बाजार जाकर सारे खिलौने ले आता हूँ। आप रात होने से पहले आ जाएंगे ना? लगता है तुम देवकी से अभी तक डरी हुई हो। अच्छा ठीक है, देखो घर के पीछे वाली गैलरी में मत जाना, क्योंकि वहां से तुम्हें अक्सर देवकी नजर आती है और तुम ना फिर डर जाती हो। ठीक है केशव, मैं आज उधर जाऊंगी ही नहीं। जब भी उधर देखती हूँ कुछ डरावना ही नजर आता है। केशव दुकान चला जाता है। तभी अचानक राधिका को याद आता है कि घर की गैलरी में उसने कुछ कपड़े सुखाए थे। डरते हुए वो वहां जाती है। दूसरी तरफ देवकी की गैलरी नजर आती थी। राधिका जैसे ही कपड़े लेकर वापस आने को पलटती है, उसकी नजर सामने देवकी की गैलरी में पड़ी। वहां एक 4 साल की बच्ची खड़ी होकर उसे घूर रही थी। हे भगवान, ये कौन है? कौन है ये? मैं इससे पूछूं कि इसका नाम क्या है? हाँ, पूछ लेती हूँ, फिर केशव को बताऊंगी। वो मेरी बात पे भरोसा नहीं करते ना। बेटा, कौन हो तुम? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। तभी अचानक वहां पर देवकी आती है और वो बच्ची गायब हो जाती है। क्या हुआ? आप किससे बात कर रही थी? वो यहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा था। वो कौन थी? कहाँ गई वो अभी? कौन लड़की? मैंने कहा ना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। मैंने देखा था, वो यही थी। वो आपके पीछे कौन है? राधिका को फील होता है कि किसी ने उसे धीरे से पुकारा, आंटी। राधिका पलट कर देखती है तो वहां वो छोटी बच्ची खड़ी थी। राधिका चीख कर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो केशव उसके पास खड़ा था। क्या हुआ राधिका? राधिका, होश में आओ। वो तो भला हो देवकी जी का, जिन्होंने तुम्हें बेहोश पड़ा देखकर मुझे कॉल कर दिया और मैं घर आ गया। तुम उस गैलरी में गई ही क्यों? केशव, वो लड़की यहाँ आ गई थी और वो देवकी, वो ठीक औरत नहीं है। तुम पागल हो गई हो राधिका। आज देवकी जी ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया। क्या सोचती रहती हो? अरे कोई नहीं है उस घर में। अगले दिन केशव के दुकान जाते वक्त, मैं भी आज आपके साथ चलूंगी। अच्छा ओके ठीक है, चलो चलो अब। दुकान पर पहुंचकर, वाह केशव, कितने सारे नए खिलौने। और ये इस पैकेट में क्या है? अरे एक बड़े साइज की डॉल है, मार्केट में नहीं आई है। सोचा अगर लोग खरीदेंगे तो अगली बार और ऑर्डर कर दूंगा। क्या मैं देख लूं इस डॉल को? हाँ देख लेना। मैं जरा माल लेने बड़े बाजार जा रहा हूँ। तुम दुकान संभाल लो
और आराम से बैठकर खिलौने देख लो, ठीक है? केशव दुकान से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद देवकी दुकान पर आती है। कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? गुड़िया। गुड़िया? मेरा मतलब तुम गुड़िया का क्या करोगी? तुम्हारे घर में तो बच्चे। तुम मुझे गुड़िया दिखाओ, बस बड़ी वाली गुड़िया। राधिका घबराते हुए बड़ी डॉल का पैकेट खोलती है। बिल्कुल ऐसी ही डॉल चाहिए। आज वो खुश हो जाएगी इसे देखकर। कौन कौन खुश हो जाएगी? देवकी अजीब नजरों से राधिका को देखती है और बिना कुछ कहे पैसे देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद राधिका शॉप के अंडरग्राउंड में नए टॉयज का मॉल चेक करने जाती है। वहां बच्चों का एक झूला था। राधिका ने देखा कि वो झूला हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से उतरा हो। राधिका को किसी छोटे बच्चे की आवाज आती है। कौन है वहां? वही छोटी लड़की जो देविका के घर दिखी थी, राधिका के सामने आ जाती है। आंटी, मुझे गुड़िया चाहिए, वो बड़ी वाली। मेरे पास कोई गुड़िया उड़िया नहीं है। बड़ी गुड़िया चाहिए, मुझे दे दो, नहीं तो मैं ये सारे खिलौने जिंदा कर दूंगी और फिर वो आपको मार डालेंगे। कौन हो तुम? मैंने कहा ना नहीं है मेरे पास बड़ी गुड़िया। अभी तो थी ना, कहाँ गई? वो देवकी ले गई अपने साथ। अभी जाओ और मेरी गुड़िया लेकर आओ, वरना। उस छोटी लड़की के नाखून बड़े हो जाते हैं और पैर उल्टे। वो बहुत ही खौफनाक दिखने लगती है। नहीं देखो, मैं अभी जाकर तुम्हारी गुड़िया लाती हूँ। तुम यहीं रुको। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कहीं तुम भाग गई तो। राधिका शॉप से निकलकर तेज स्पीड में सड़क पे चलने लगती है। उसने पलट के देखा तो वो लड़की साए की तरह उसका पीछा कर रही थी। राधिका देवकी के घर पहुंचती है। दरवाजा खुला था। राधिका अंदर गई, वहां कोई नजर नहीं आया, बस सामने वो गुड़िया रखी थी। राधिका चुपचाप गुड़िया को उठा के वहां से आने लगती है। पीछे से आवाज आती है। रुको, ये क्या कर रही हो? मेरी गुड़िया कहाँ ले जा रही हो? देखो देवकी, ये गुड़िया मुझे ले जाने दो, वरना वो लड़की। ओह, तो उसने तुम्हें डराया। उसे तो मैं बुलाती हूँ। गुड़िया, जरा यहाँ आना बेटा। मम्मा, क्या हुआ? मेरी लाडो गुड़िया को बहुत पसंद है। देखो ना, 10 साल की हो गई, अब तक डॉल से खेलती है। ये तो वही लड़की है, और ये 10 साल की नहीं 5 साल की है। हाँ, लेकिन जब उस कार एक्सीडेंट में मर गई तब 5 की थी, अब तो 10 की हो गई है ना। मतलब ये मेरी बेटी है और मरने के बाद भी मेरे साथ है। इसे ना लोरी सुन के ही नींद आती है और डॉल्स इसे बहुत पसंद है। राधिका बुरी तरह से घबरा के भागती है। भागते भागते मेन रोड पे आ जाती है। वहीं उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। मगर राधिका की मौत के बाद केशव को पास वाले घर से बच्चे के रोने और लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। आग उठी डायन। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी रुक्मा देवी। उम्र यही कोई 60 साल की होगी उनकी। गांव के लोग कहते थे कि वो औरत नहीं बल्कि डायन थी, क्योंकि शादी होते ही रुक्मा के पति की मौत हो गई और फिर धीरे धीरे उसके परिवार के सब लोग एक एक करके खत्म हो गए और साथ ही गांव में पड़ा अकाल। जमीन सूख गई, खेती सूख गई, लोग भूखे मरने लगे। रुक्मा को गांव से बाहर निकाल दिया गया और तब से वो गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। कोई भी रुक्मा के घर के आजू बाजू से गुजरता तक नहीं था। एक दिन गांव के रहने वाले रतन और उसकी पत्नी आनंदी को दूसरे गांव से आते वक्त रात हो गई और अंधेरे में रास्ता भटक के वो रुक्मा की झोपड़ी के पास जा पहुंचे। अरे आनंदी, ये क्या हो गया? हम तो रुक्मा डायन की झोपड़ी के पास आ पहुंचे।
अब तो सब बुरा होगा। जल्दी जल्दी से निकल यहाँ से। हाँ जी, सही कहते हैं आप, ये डायन हमको खा जाएगी, जल्दी भागो यहाँ से। तभी रुकमा झोपड़ी से बाहर आती है। अरे रुको, तुम लोग यहाँ मेरी झोपड़ी में आराम कर लो और देखो, इस रास्ते पर आगे मत जाना। हाँ हाँ, हमें आगे जाने से इसलिए रोक रही है ना, ताकि हमें मार डाले तू। अरे ना ना, मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनो। डर की वजह से आनंदी और रतन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फिर अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि रतन और आनंदी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वजह क्या थी किसी की समझ में नहीं आया। अगले दिन गांव में जोर का तूफान आया और भयानक तरीके से किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अरे भाई, लगता है उस डायन रुकमा ने गांव पे काला जादू कर दिया है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है कल आनंदी और रतन मर गए। लगता है ये उसी का किया धरा है। हमें सरपंच के पास चलना चाहिए। वो दोनों आदमी सरपंच के घर पहुंचते हैं। अरे, तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हो? जानते नहीं बाहर क्या हो रहा है? कितनी डरावनी आवाज गांव में गूंज रही है। बस मालिक, किसी तरह आ गए। पूरे गांव वालों की जिंदगी का सवाल है। अरे मालिक, ऐसे तो सब एक एक करके मर जाएंगे। तो क्या चाहते हो, क्या किया जाए? मालिक, हमें रुकमा को मारना होगा। अरे जब तक वो डायन गांव में जिंदा रहेगी, तब तक गांव में ये सब होता ही रहेगा। शायद ठीक कह रहे हो तुम लोग, मगर ये काम करेगा कौन? मालिक, अगर आप कहे तो हम दोनों मिलके इस काम को अंजाम दे दे। बस आपको हमें यकीन दिलाना होगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाहर जो आतंक का साया है, उसमें तुम दोनों रुकमा तक पहुंचोगे कैसे? हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मालिक, आप उसकी चिंता ना करें। काल भैरव का भभूत है हमारे पास। रुकमा तक पहुंचकर आसानी से मौत के घाट उतार देंगे उसको। हाँ, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। उस डायन को मरते हुए देखने की बड़ी इच्छा है मुझे। सरपंच उन दोनों लोगों के साथ गांव के बाहर की तरफ चल देता है। गांव में घनघोर काली रात पसरी हुई थी और दिल दहलाने वाली चीख की आवाज माहौल को बेहद खौफनाक बना रही थी। हाथ में काल भैरव का भभूत लिए वो तीनों रुकमा की झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद, ये लो खंजर और पार कर दो इस डायन के कलेजे के अंदर। मालिक, आप बस यहीं खड़े होकर नजारा देखो, आज ना बचेगी ये। हाँ मालिक, ये भभूत अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे यहाँ पेड़ की डाली पे रख देता हूँ, लौटते वक्त हमारी रक्षा करेगा। वो दोनों आदमी चुपके से सोती हुई रुकमा देवी के ऊपर वार करते हैं। एक जोरदार चीख से वो इलाका गूंज उठता है, लेकिन अचानक रुकमा के शरीर से जो खून बहता है उसका रंग नीला था। ये देखकर वो दोनों आदमी डर से कांपने लगते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या? अरे इसके खून का रंग तो नीला है। अरे तो क्या हुआ? डायन जो ठहरी इंसान नहीं है ये, और आज इस बात का पक्का यकीन हो गया है। मर गई चुड़ैल, मर जाने दे। चल सरपंच साहब को जाकर ये खबर सुनाते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर आए, उन्होंने देखा सरपंच की लाश पेड़ पे लटकी हुई थी। ये देखकर वो दोनों डर के मारे चीखते हुए वहां से भागे, लेकिन तभी एक बेहद डरावनी औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगा किसी का खून करके बच जाओगे तुम? कौन हो तुम? कौन हो? हमने तो डायन को मारा है, कुछ गलत नहीं किया भाई। वो डायन नहीं थी, वो इस गांव की रक्षा कर रही थी। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता वो कौन थी? उसने रतन और आनंदी को मार डाला।
रतन और आनंदी को मना किया था रुक्मा ने इस रास्ते से आगे जाने से, पर वही दोनों माने नहीं और उन दोनों ने मुझे देख लिया था, इसलिए उनका मरना तो तय था। क्या मतलब तूने मारा था और हम समझ रहे थे कि रुक्मा ये सब कर रही है। अरे वो तो मेरे कब्जे में थी, रोज अपने खून का चढ़ावा देकर इस गांव को बचा रही थी, तभी तो उसका खून नीला पड़ गया था। लेकिन तुमने तो उसे मारकर मेरा काम आसान कर दिया। अरे नहीं नहीं, हम नहीं मानते कि ये सच है। नहीं मानते तो बताओ सरपंच कैसे मरा फिर? क्योंकि उस वक्त तो तुम लोग रुक्मा को मार रहे थे ना, जवाब दो। हाँ, बात तो सही है। इसका मतलब इसका मतलब अब तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद दावत दी है, क्योंकि जो तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी वो तो अब रही नहीं। अरे लेकिन कौन है वो जो हम लोगों को मारना चाहता है? आत्मा, रुक्मा के घर वालों की आत्मा। वो लोग कोई आम आदमी नहीं, खूनी भेड़िए थे और रुक्मा ने उनका ये राज जान लिया था। रुक्मा के अंदर शक्तियां थी जिसके चलते उसने उन सबको खत्म कर दिया। क्या? अरे लेकिन पूरा गांव तो समझ रहा था कि रुक्मा अपने घर वालों को खा गई। खा रुक्मा नहीं, मैं आ गई। क्योंकि असली डायन मैं हूं और अब कोई नहीं बचेगा इस गांव में, कोई नहीं। भागो तुम दोनों। वो दोनों आदमी पागलों की तरह भागते हुए गांव पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि पूरा गांव खुद की नदी बन चुका था। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी और रुक्मा के मरे हुए घर वाले उन लाशों को खा रहे थे। कुछ देर के बाद उन दोनों का भी वही हाल हुआ।